हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी गई है। और प्रॉब्लम है अपने पास आइजिंग मॉडल। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चाहे वो एमएससी का एग्जाम हो या फिर नेट का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि अपने को आइजिंग मॉडल की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो अब आइजिंग मॉडल की रिक्वायरमेंट का पता करने के लिए अपने को स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को छोड़ के थोड़ा सा सॉलिड स्टेट फिजिक्स की ओर चलना पड़ेगा और वहाँ पे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट है उसके बारे में अपने को थोड़ा सा स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो क्यों करता है इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, इसके बेसिकली दो रीजन होते हैं अपने पास। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन का मोशन, एक इलेक्ट्रॉनिक मोशन के कारण, और दूसरा न्यूक्लियर स्पिन के कारण कोई भी एटम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के अपने पास बेसिकली दो टाइप के मोशन हो सकते हैं। पहला मोशन कौन सा हो सकता है? पहला मोशन हो सकता है स्पिन मोशन और दूसरा हो सकता है ऑर्बिटल मोशन। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, अपने पास एक चार्ज पार्टिकल है और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में आता है तो वहां पे करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब करंट के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा मोशन है, स्पिन मोशन है। तो स्पिन मोशन के कारण क्या प्रोड्यूस होगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा। और ऑर्बिटल मोशन के कारण ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उसके बाद जो न्यूक्लियर स्पिन है, न्यूक्लियर स्पिन के कारण भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसके कंपेयर में न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज़्यादा कम होता है, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है। तो न्यूक्लियस का कंट्रीब्यूशन हम नेग्लेक्ट कर देते हैं या फिर उसको कंसीडर करके नहीं चलते हैं। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर हमने जो सब्सटेंस हैं उनको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर हमने 5 टाइप से सब्सटेंस को डिवाइड किया। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक। ठीक है, अब जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हम आइजिंग मॉडल का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए जब अपने पास ऑलरेडी डोमेन थ्योरी थी और जो बीएच लूप है या जो हिस्टेरिसिस लूप है वो था, तो अपने को आइजिंग मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा चलने से पहले मैं एक बात और बता देता हूं। जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, किसी भी मटेरियल के अंदर अगर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी अराइज होती है तो इसका रीजन होता है स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण किसी भी सब्सटेंस के अंदर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी अराइज होती है। अब आते हैं वापस पहले वाली बात के ऊपर कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए जब अपने पास डोमेन थ्योरी थी, बीएच कर्व था या जो हिस्टेरिसिस लूप था, तो अपने को फिर आइजिंग मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि जो डोमेन थ्योरी है, डोमेन थ्योरी की हेल्प से हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की सब प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करके नहीं बता पाए। जो प्रॉपर्टी बाकी रहेगी, जो प्रॉपर्टी अधूरी रहेगी, जो डोमेन थ्योरी एक्सप्लेन करके नहीं बता पाई, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम आइजिंग मॉडल का यूज करते हैं। अब डोमेन थ्योरी कौन सी बात को एक्सप्लेन करके नहीं बता पाई, तो जो स्पिन स्पिन इंटरेक्शन होती है नेबर पार्टिकल के अंदर, ये अभी आपको समझ आएगा। नेबर पार्टिकल के अंदर जो स्पिन स्पिन इंटरेक्शन होती है, इस बात को डोमेन थ्योरी एक्सप्लेन करके नहीं बता पाई। इसको आगे चल के आइजिंग मॉडल की हेल्प से एक्सप्लेन करके बताया गया, और बताया गया कि टोटल एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो कितना होगा, वो आइजिंग मॉडल ने बताया। ठीक है, अब आइजिंग मॉडल के ऊपर थोड़ा चलने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करेंगे जो डोमेन थ्योरी है इसके ऊपर, उसके बाद हम आइजिंग मॉडल के ऊपर चलेंगे। तो डोमेन थ्योरी आई होप आपने पढ़ रखी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो ये हमने क्या मान लिया, अपने पास कोई भी एक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर हमने डिफरेंट डोमेन माने थे, और इन डोमेन के अंदर जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है प्रत्येक डोमेन में अलग अलग थी। जैसे ये एक डोमेन है, इस डोमेन में सब स्पिन की डायरेक्शन क्या होगी, एक तरफ होगी इस टाइप से। ठीक है, दूसरा डोमेन है, इसमें डायरेक्शन क्या होगी, कोई और रैंडमली ओरिएंटेड डायरेक्शन होगी। यहाँ पे कोई और डायरेक्शन होगी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की, इस तरफ कोई और डायरेक्शन होगी। ये सब हमने डोमेन थ्योरी में पढ़ लिया था। अब ये क्या है, सब मैग्नेटिक मोमेंट या जो सब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर ओरिएंटेड है। इसका डायरेक्शन कहीं और है, इसका डायरेक्शन कहीं और है। ये कब डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, जब हमने बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा। अब अगर मैं इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को उठा के अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, मान लिया मेरे पास ये एक सोलेनोइड है। ठीक है, इस सोलेनोइड के अंदर मैंने इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को उठा के रख दिया। ठीक है, तो अब ये सब के सब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पे ये सब मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएंगे,
जो एक्सटर्नल फील्ड है उस फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे इस टाइप से। और जब ये सब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे तो इस सब्सटेंस का जो मैग्नेटाइजेशन है वो सैचुरेट हो जाएगा। अब अगर मैं वापस इसको फिर से जीरो कर दूं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दूं, तो ये जो इस सब्सटेंस का जो नेट मैग्नेटाइजेशन है वो जीरो नहीं होगा, उसके अंदर फिर भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड रह जाएगा। जैसे आयरन का आपने देखा होगा, आयरन को अगर मैं किसी मैग्नेट के ऊपर, सपोज दैट मेरे पास ये एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट के ऊपर मैं इस आयरन की रोड को ऐसे रब करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, अब ये आयरन किसकी प्रेजेंस में है, एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में रखा हुआ, तो ये आयरन क्या कर लेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेगा, ठीक है। अब अगर इसको मैं थोड़ी देर तक रब करूंगा और मैग्नेट से दूर लेके जाऊंगा, फील्ड से दूर लेके जाऊंगा, तो भी इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह जाएंगी। आपने देखा होगा जो स्क्रू ड्राइवर होता है जिसको पेचकस बोलते हैं, ठीक है, वो उससे जो छोटे छोटे पेच होते हैं वो इसको क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेगा। नेट मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं होगा एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा था डोमेन थ्योरी के अंदर। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक BH कर्व भी बनाया था। BH जो कर्व था अपने पास कुछ इस टाइप का, आपने BH कर्व देखा होगा, कुछ इस टाइप से था, ठीक है, प्रॉपर तो मेरे को ध्यान इस टाइप का कुछ BH कर्व आपने बनाया था। और जब हम बाहर का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो करते हैं तो उस सब्सटेंस का, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होता, मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड रह जाता है, ठीक है, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह जाती है जिसको हम बोलते हैं रेमनेंस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब जो डोमेन थ्योरी है वो एक्सप्लेन क्या कर नहीं पाई, ये जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है ये ओनली नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन करेंगे, ये बात डोमेन थ्योरी एक्सप्लेन करके नहीं बता पाई, ठीक है। अब इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए अपने पास हम आइजिंग मॉडल को लेके आए। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं जो आइजिंग मॉडल है वो अपने को क्या बताता है, इंटरेक्शन ऑफ नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन के, जो नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अब अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से बात करें तो आइजिंग मॉडल अपने को बताता है कि फेरोमैग्नेटिक के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है, मैग्नेटाइजेशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का ही होगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन है वो किसके कारण होगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का ही होगा। पर यहाँ पे स्पिन इंटरेक्शन भी होगी। स्पिन इंटरेक्शन का मतलब जो नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन है वो भी यहाँ पे होगी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में, ठीक है। तो ये था इसका सब बेसिक इंट्रोडक्शन। हम इसका अपने को आइजिंग मॉडल की ज़रूरत क्यों पड़ी, आइजिंग मॉडल क्या बताता है, अब इसको एग्जाम में किस टाइप से लिखना है इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या लिख रखा है, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस अराइज ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये बात हमने जब सॉलिड स्टेट में हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर हमने एक एक सब्सटेंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था और उनकी जो ससेप्टिबिलिटी है, टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन है या फिर जो एनर्जी करेक्शन है वो हम ऑलरेडी वहाँ पे निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे हम इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब अगर आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है तो आप सॉलिड स्टेट की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि अपने पास किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है वो किसके कारण आती है, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण आती है या फिर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रखा है, इन डोमेन थ्योरी मैग्नेटाइजेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल डोमेन रैंडमली ओरिएंटेड इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ये हमने बताया था डोमेन थ्योरी में क्या होता है कि ये जो अपने पास डोमेन है इस डोमेन के अंदर जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, मतलब इन सब की डायरेक्शन अलग अलग होती है, ठीक है। व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल फील्ड ऑल डोमेन्स आर अलाइन इन स्पिन डोमेन्स और ऑल स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आर अलाइन इन द एक्सटर्नल फील्ड डायरेक्शन। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर बाहर से एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करता हूं या इसको उठा के सोलेनोइड के अंदर रखता हूं तो ये जो सब के सब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और जो जिस डायरेक्शन में अलाइन होंगे वो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रखा है, बट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन है वो जीरो नहीं होगा। अब यहाँ पे ईच इंडिविजुअल डोमेन का क्या है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, इसका भी कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो टोटल मैग्नेटाइजेशन है वो जीरो नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रखा है, बट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देयर इज नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन इन सब्सटेंस के अंदर नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन होता है, ये ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद अब ये जो प्रॉपर्टी है इट कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग हिस्टेरिसिस लूप एंड डोमेन थ्योरी। अब ये जो प्रॉपर्टी है वो हमने हिस्टेरिसिस लूप और डोमेन थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन करके बताई, बट सम प्रॉपर्टी कैन नॉट एक्सप्लेन बाय डोमेन थ्योरी। अब डोमेन थ्योरी की हेल्प से हम कुछ प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करके नहीं बता पाए। फर्दर प्रॉपर्टी ऑफ property of ferromagnetic substance
डिस्क्राइब बाय आइजिंग मॉडल। अब ये जो आगे की प्रॉपर्टी है, जो नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन जो डोमेन थ्योरी नहीं एक्सप्लेन करके बता पाई, उसको आगे आइजिंग मॉडल ने एक्सप्लेन करके बताया। ठीक है, अब जो टोटल एनर्जी करेक्शन है, आइजिंग मॉडल ने क्या बताया, अपने पास जो टोटल एनर्जी करेक्शन है वो क्या होगी, एनर्जी करेक्शन ड्यू टू स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। और मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ, जो टोटल एनर्जी करेक्शन है, टोटल एनर्जी की जो करेक्शन है अकॉर्डिंग टू आइजिंग मॉडल, वो क्या होगी, एनर्जी करेक्शन, एनर्जी ड्यू टू स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट प्लस एनर्जी ड्यू टू स्पिन इंटरेक्शन, एनर्जी ड्यू टू स्पिन इंटरेक्शन। डोमेन थ्योरी अपने को ये बात तो एक्सप्लेन करके बताती थी, पर ये वाली बात डोमेन थ्योरी एक्सप्लेन करके नहीं बता पाई, इसको फिर आइजिंग मॉडल ने एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, अकॉर्डिंग टू आइजिंग मॉडल द एनर्जी करेक्शन इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू, जब मैं किसी सब्सटेंस को उठा के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो उसके अंदर जो एनर्जी के अंदर जो करेक्शन आएगी, अब तक तो अपने को सिर्फ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का ही पता था कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ही आएगा, पर आइजिंग मॉडल ने बताया कि जब एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो वहां पे स्पिन का भी कंट्रीब्यूशन इसके अंदर ऐड होगा। तो अकॉर्डिंग टू आइजिंग मॉडल द एनर्जी करेक्शन in external magnetic field is due to spin magnetic moment and nearest neighbor spin interaction। ठीक है, अब जो एनर्जी करेक्शन है, नियरेस्ट नेबर स्पिन इंटरेक्शन का मतलब क्या है, ये अपने पास जो एटॉमिक डोमेन था, ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, इन स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट में क्या होगा, ओनली नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन होगी। नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन का मतलब क्या है, ये सिर्फ इसके साथ ही इंटरेक्ट करेगा और ये सिर्फ नीचे वाले के साथ इंटरेक्ट करेगा, मतलब जो खास पड़ोसी है उनके साथ ही इंटरेक्शन करेगा, बाकी के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा। अब जो एनर्जी करेक्शन थी, जो आइजिंग मॉडल की हेल्प से निकाल के बताई गई, उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जो एनर्जी करेक्शन आई वो क्या आई थी, एक बार मैं लिख देता हूँ, उसके बाद एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। तो जो एनर्जी करेक्शन है वो आई थी अपने पास माइनस समेशन आई और जे। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा आई नॉट इक्वल टू जे। अब इसका मतलब भी बताएंगे, आई नॉट इक्वल टू जे का मतलब क्या है, ई आई जे और एस आई एस जे प्लस माइनस आएगा नेगेटिव म्यू बी और समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक और एस आई। ठीक है, ये एनर्जी करेक्शन निकाल के बताई गई। अब यहाँ पे कौन सी टर्म क्या क्या रिप्रेजेंट करके बताती है, इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब अपने पास ये जो एस आई और एस जे है, ये क्या है, स्पिन इंटरेक्शन है दो एटम के, दो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में। ये यहाँ पे लिख देता हूँ, एस आई और जो एस जे है, ये क्या है अपने पास, स्पिन इंटरेक्शन, स्पिन इंटरेक्शन, इन दोनों के बीच की एस आई और एस जे के बीच की स्पिन इंटरेक्शन। और ये जो ई आई जे है, ई आई जे क्या है, इन दोनों के बीच की जो इंटरेक्शन है उसका स्ट्रेंथ पैरामीटर है, ये बताएगा कि इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगी वो कितनी स्ट्रॉन्ग होगी या कितनी वीक होगी, ये कौन बताएगा, ई आई जे। ई आई जे को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ पैरामीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई आई जे, ये क्या है अपने पास, स्ट्रेंथ पैरामीटर। तो हमने ये वाली टर्म बता दी क्या है, स्पिन इंटरेक्शन है दो के बीच का। उसके बाद ई आई जे क्या है, इंटरेक्शन पैरामीटर है, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगी उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, उसका स्ट्रेंथ पैरामीटर है। अब आई नॉट इक्वल टू जे का मतलब क्या है कि एक एटम अपने खुद के साथ ही इंटरेक्शन नहीं करेगा, या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि खुद के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगी। ये वाली टर्म कौन रिप्रेजेंट करता है, आई नॉट इक्वल टू जे रिप्रेजेंट करता है। अब ये वाली जो टर्म है, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये क्या है अपने पास, म्यू बी और समेशन आई इक्वल टू 1 to n और एस आई। अब ये वाली जो टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है सारे एटम का, ये पूरा क्या है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है सारे के सारे एटम का। अब इसमें इंडिविजुअल टर्म क्या क्या रिप्रेजेंट करके बताती हैं वो भी बता देता हूँ। अब यहाँ पे अपने पास ये जो म्यू बी है, ये क्या है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट किसका, सिंगल एटम का, सिंगल एटम। ठीक है, उसके बाद जो एस आई है, ये एस आई क्या है, ये सब एटम की स्पिन है, सिंगल एटम का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकाला, और ये क्या है, सब एटम की स्पिन है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट, सारे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएंगे सब एटम के। और ये जो एस आई वाली टर्म है, ये यहाँ पे बताती है स्पिन। और स्पिन अपने पास बेसिकली दो टाइप की हो सकती है, एक तो स्पिन अप हो सकती है और दूसरा स्पिन डाउन हो सकती है। स्पिन अप को +1 से लिख दिया और स्पिन डाउन को -1 से लिख दिया। अब एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ये जो एस आई और एस जे है, ये क्या है, इंटरेक्शन है दो एटम के बीच की। ठीक है, और जो
ई आई जे है, ये क्या बताएगा, इन दोनों का स्ट्रेंथ पैरामीटर है, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगी उसका स्ट्रेंथ पैरामीटर कौन है, ई आई जे है। आई नॉट इक्वल टू जे का मतलब क्या है कि खुद के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगी। म्यू बी क्या है, यहाँ पे म्यू बी है अपने पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एक सिंगल एटम का, और जो एस आई है, एस आई क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पिन को, हाँ स्पिन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये क्या है, सिंगल एटम का स्पिन है, ये सब एटम का स्पिन है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो सारे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएंगे जितने भी एटम सबके। तो अब ये जो बात है वो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, वेयर फर्स्ट टर्म इज स्पिन स्पिन इंटरेक्शन एनर्जी, ठीक है। और ई आई जे क्या है अपने पास, ई आई जे है स्ट्रेंथ पैरामीटर ऑफ इंटरेक्शन। और सेकेंड टर्म के लिए क्या लिखेंगे, ये वाली जो सेकेंड टर्म है इसके लिए हम लिखेंगे एनर्जी ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, सेकेंड टर्म रिप्रेजेंट एनर्जी ऑफ ऑल स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, एनर्जी ऑफ ऑल स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अब उसके बाद एक केस की और बात कर लेते हैं। अब अगर अपने पास जो मटेरियल है, मटेरियल अपने पास आइसोट्रोपिक है, तो आइसोट्रोपिक मटेरियल के केस में क्या हो जाएगा, अपने पास ये जो स्ट्रेंथ पैरामीटर है ई आई जे, ये सब एटम के जितने भी इंटरेक्शन होगी सब इंटरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए जो इंटरेक्शन एनर्जी क्या जाएगी, फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल, ठीक है, ये आ जाएगा ई इक्वल टू माइनस ई आई जे। आई जे ये क्या है, सबके लिए सेम है तो आई जे लिखने की जरूरत नहीं है, ई को हमने बाहर निकाल लिया। समेशन आई इक्वल, आई नॉट इक्वल टू जे, और ये आई से जे, और ये कहाँ तक, एन एटम है अपने पास एस आई एस जे माइनस म्यू बी बी, और समेशन आई इक्वल टू 1 to n और एस आई, ठीक है। ये किसके लिए आ जाएगा, अपने पास आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए आ जाएगा। अब आइसोट्रोपिक मटेरियल में सिर्फ एक डिफरेंस है, ये जो स्ट्रेंथ पैरामीटर है इसकी वैल्यू सब स्पिन के लिए, सब इंटरेक्शन के लिए क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब यहाँ पे अगर स्पिन अगर इंटरेक्शन हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक स्पिन वेव प्रोड्यूस होगी, और स्पिन वेव प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे ये जो एटम है, मान लिया अपने पास क्या है, स्पिन है, ठीक है, इस टाइप से। अब ये नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो अगर मैं एक के अंदर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दूं, मान लिया मैंने इसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया, तो इसकी इंटरेक्शन इसके साथ और इसकी इंटरेक्शन इसके साथ है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी, इसमें भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी। अब इसकी इंटरेक्शन किसके साथ है, इसके साथ है, तो इसके अंदर इसका इफेक्ट इस पे आएगा, तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगी, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर स्पिन इंटरेक्शन हो रही है तो यहाँ पे स्पिन वेव भी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन के कारण। और स्पिन वेव का जो क्वांटा है वो क्या होता है, मैग्नॉन होता है। ये हमने ऑलरेडी सॉलिड स्टेट फिजिक्स में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है कि मैग्नॉन क्या होता है, ठीक है। अगर स्पिन वेव के बारे में देखना चाहते हैं तो आप सॉलिड स्टेट की जो प्लेलिस्ट उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपने पास आइजिंग मॉडल। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर इसमें से कोई बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।